Where were we? Okay, so we are non-seasonal breeders. Man are non-seasonal breeders. Because they are fertile throughout the life and there is no specific season for breeding. That is why they are non-seasonal breeders. And there is no synchronization with the cyclic ovulation in female. ठीक है, फीमेल के साइक्लिक ओव्यूलेशन के साथ भी इनका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है. बट इन सीजनल ब्रीडर्स देयर इज अ टेस्टिकुलर साइकिल सिमिलर टू ओवेरियन साइकिल. ठीक है, जैसे डॉग में, रैबिट में, काउ में, इस सब में देयर इज अ टेस्टिकुलर साइकिल. तो स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन फीमेल इज रेडी टू रिसीव देम. तभी स्पर्म प्रोड्यूस होता है, यानी उसी सीजन में जिस सीजन में फीमेल भी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होती है. उसी सीजन में, उस सीजन में फीमेल भी रेडी होता है और मेल भी रेडी रहते हैं, दोनों रेडी. तो टेस्टिकुलर साइकिल इज डिफरेंशिएटेड इन ब्रीडिंग फेज, रिग्रेसिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड प्रोग्रेसिव फेज. बस इतना जान लो तुम लोग, ज्यादा इसका डिटेल जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पहला बात तो यह है कि क्या होता है, टेस्टिकुलर साइकिल इज अब्सेंट इन नॉन सीजनल ब्रीडर लाइक मैन, बट इन अदर मैमल्स testicular cycle is present in different phases like breeding phase, regressive phase, reproductive phase and progressive phase. Okay, now coming to the point, semination and sperm transport. So what is it? तो जैसे ही स्पर्म मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, यहाँ लिखा हुआ है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, तो आप समझ लो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं जो स्पर्मेटोजोआ टेल रीजन ऑफ द इपिडिडाइमिस में प्रेजेंट है. क्योंकि बनने के बाद और सारे चेंजेज होने के बाद ऑलमोस्ट सारे चेंजेस, थोड़ा बहुत चेंज रह जाता है, जैसे प्रोस्टेट में जाएगा तो कैप्सिएशन होगा, वो सब थोड़ा बहुत चेंजेस रह जाता है. वहां तक का जितना भी है मैच्योर होकर के वो टेल रीजन ऑफ द इपिडिडाइमिस में रहता है. सो दैट स्पर्मेटोजोआ व्हिच इज प्रेजेंट इन इपिडिडाइमिस टेल रीजन, ठीक है, formed by the process of spermatogenesis are released from their respective gonads and are transported from the place of their origin to the site of their fertilization. तो क्या आवश्यकता है उनको, वहां स्टोरेज से निकल करके वो वहां पर जाएं, ट्रांसपोर्ट हो जहां पर उनका काउंटर पार्ट मौजूद हो, यानी फीमेल गैमीट मौजूद हो. ठीक है, और वही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी होगा जहां पर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो कहीं जाएगा नहीं. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज सेमिनेशन. सेमिनेशन क्या हुआ, रिलीजिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ. कहां से, फ्रॉम मेल गोनैड. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या वास डिफरेंस, ये डक्ट वो डक्ट नहीं. When it is coming out of the body, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जब वह सीमेन बाहर आएगा, रिलीज होगा, and in that semen the spermatozoa will be present. That process is called as semination. Okay, and the process of setting up free off होना चाहिए, double off, free off ova from the ovaries is called ovulation. ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. So the testes and accessory reproductive organs of the male vertebrate take part in semination and transportation of spermatozoa from seminiferous tubules, tribules लिखा हुआ, tubules spelling में Bule, to the site of fertilization. तो अभी तक हम लोग ये देख रहे थे, मेल गोनाड एक्चुअली पढ़ रहे थे. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस, बट देयर आर अदर accessory reproductive organs also present in the male vertebrate.
which take part in semination and transportation of spermatozoa। आगे देखेंगे हम लोग। टेस्टिस में स्पर्म तो प्रोड्यूस हो रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो एक सिक्रीशन जो है सीमेन का एक पार्ट जो है अराउंड 5% जो है आपका डिस्चार्ज जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 5%। इसी में स्पर्म है सारे। ऑन एन एवरेज 350 मिलियन स्पर्म्स पर इजेकुलेशन प्रोड्यूस होता है। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट को लेके 300 से 500 मिलियन स्पर्म्स। आगे हम दिखा, एक टेबल है ये, ठीक है। तो क्या आया, इपिडिडाइमिस से जो आया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ था, टेस्टिस में। तो टेस्टिस से जो सिक्रीशन आया 2 से 5% के लगभग, इसी में स्पर्म है। ये सीमेन का कंपोजिशन अप्रोक्सीमेटली 200 टू 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ, also called as sperm or spermatozoans produced in the testis। टेस्टिस बोलोगे तो सिंगल हो जाएगा, टेस्टीज बोलना चाहिए। इन द टेस्टीज आर रिलीज्ड पर इजेकुलेशन। If a man has undergone a vasectomy, he will have no sperm in the ejaculation। vasectomy मतलब टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए अगर, तो क्या इजेकुलेशन होगा? तो हाँ होगा इजेकुलेशन। नो सर, नहीं होगा, बिकॉज ईमेन सर ये तो ब्लॉकेज हो जाता है ना। नहीं, लिसन केयरफुली। जो सीमेन है, दैट सीमेन सिक्रीशन इज टोटल from adding up the secretions from testes, seminal vesicles, prostate and bulbourethral glands। ठीक है, लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का। मेजॉरिटी जो है वो सेमिनल वेसिकल्स का है। 3/4 जो है, यानी एक्चुअली जो है सीमेन पर इजेकुलेशन 3.5 ml रिलीज होता है, 3.5 ml पर इजेकुलेशन। ठीक है, तो उस 3.5 ml का 3/4 भाग जो है आपका सेमिनल वेसिकल्स से आता है सिक्रीशन। तो सेमिनल वेसिकल्स में तो स्पर्म प्रोड्यूस होता नहीं है, वो तो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में। तो टेस्टिस का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 से 5%। तो इसी 2 से 5% में ही सारा स्पर्म मौजूद है। ठीक है ना। ऑन एन एवरेज 350, यहाँ 200 से 500 दिखाया। अलग अलग रीजन में अलग, अफ्रीका का आदमी का अलग होता होगा, एशिया का अलग होता है, अमेरिका का अलग, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, इफ ए मैन हैज एन, और अगर कहने का मतलब क्या है, ये इसलिए इस पॉइंट को क्यों समझाया गया, इसलिए बताया गया कि सीमेन में सिर्फ टेस्टिस का ही डिस्चार्ज नहीं होता, और भी डिस्चार्ज होते हैं। तो इजेकुलेशन जब होगा तो उसमें ये सब डिस्चार्ज तो रहेंगे, बट टेस्टिकुलर डिस्चार्ज नहीं रहेगा। तो जब टेस्टिकुलर डिस्चार्ज नहीं रहेगा तो उसमें स्पर्म भी नहीं रहेगा। तो दैट सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब देखिए आगे फिगर में हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना बात आप लोग समझ लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जब वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चला वो सिक्रीशन, वो अभी तो 5% है। आगे जाएगा वो कहा, अभी भी 5% है। कहा, इपिडिडाइमिस से निकला, वासा डिफरेंस में गया। ठीक है, वास डिफरेंस में जाने के बाद भी अभी वो 5% ही है। वास डिफरेंस में जब वो बॉडी रीजन में आएगा, ये फिगर देखिए आप, ये फिगर देखो, नो नो नो, दिस इज, यहाँ इपिडिडाइमिस क्लियर है? नहीं, यहाँ क्लियर नहीं है, यहाँ क्लियर है। ये 5% जो टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो निकल रहा है, यहाँ से निकला, यहाँ से सब जमा हुआ, इधर से गया वास डिफरेंसिया से, वास डिफरेंस का जो स्पेशलाइज्ड रीजन है जिसको इपिडिडाइमिस बोलते हैं, और इपिडिडाइमिस के भी हेड रीजन में पहले गया, हेड रीजन के बाद बॉडी रीजन में गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें कुछ कुछ सिक्रीशन, इसके जो इपिथेलियल लाइनिंग है इसके ग्लैंड से यहाँ भी कंट्रीब्यूट हो रहा है।
ठीक है, यहां फिर भी ये अभी 5% ही है, यहां से निकलने के बाद इसको 5% ही मानो यहां स्टोर्ड है, क्योंकि इसको स्टोरेज में सिर्फ हमको स्पर्म रखना है। ठीक है, ये आपका इपिडिडाइमिस में फालतू का क्यों स्टोर्ड रहेगा जो स्पर्म नहीं है, यानी अदर सिक्रीशंस आर एडेड लेटर ऑन। अदर सिक्रीशंस को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जो कि हेल्पफुल होते हैं स्पर्म्स को हेल्प करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर सिर्फ स्पर्म स्टोर्ड है एपिडाइमिस। यहां से चला, यहां से वास डिफरेंस से गया ई, अब आगे जाके वास डिफरेंस विल ज्वाइन इनटू द, कहां पर देखो ये फिगर देखो, मार्क दिख रहा है पॉइंटर? Yes, sir. यस सर। ये आपको दिख रहा है, ये टेस्टिस है, ये इपिडिडाइमिस है क्वाइल्ड वाला। ठीक है, दिख रहा है ये क्वाइल्ड रीजन जहां पर हम एरो किए हुए हैं, जी हाँ सर। यस सर। इपिडिडाइमिस है। इसके टेल रीजन से ये वास डिफरेंस हो गया, ये वास डिफरेंस यहां से गया, यहां से गया, इस वास डिफरेंस में भी यहां पर देखो एक वास डिफरेंस के एकदम एंड में इस पॉइंट पर एक पाउच लाइक सैक लाइक वेसिकल है, ग्लैंड है, जिसको सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। ये ग्लैंड, यही सेमिनल वेसिकल जो है 3/4 डिस्चार्ज दे देगा इसमें। 5% यहां से आया, इस पाइप से आया डक्ट से, 75% यहां से ऐड हो गया, अब हो गया 80%। ठीक है, दोनों साइड से, दो टेस्टिस है दोनों साइड, और इसके ज्वाइनिंग पर, यानी आप क्या होता है एक्चुअली, कॉमन डक्ट हो जाता है आगे चल के, क्योंकि वास डिफरेंस विल ज्वाइन टू द यूरिनरी ट्रैक। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से जो ये यूरिनरी ट्रैक जो निकला, इस यूरिनरी ट्रैक को ये सेमिनल वेसिकल जहां पर होता है, जिस जंक्शन पर वास डिफरेंस के, उसी जंक्शन पर ये ज्वाइन होता है यूरिनरी ब्लैडर से, और उसी जंक्शन पर, यूरिनरी ब्लैडर का जहां जंक्शन है वहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कितना कंट्रीब्यूशन है, अभी तक कितना हुआ था 80%, यहां तक 80% हुआ। प्रोस्टेट ग्लैंड का कितना कंट्रीब्यूशन है, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन है 25 से 30%। ठीक है, तो इसमें अब रिमेनिंग जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का ऐड हो गया, बाद में थोड़ा सा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ऐड हुआ, बाकी ये कंप्लीट हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, एनीबॉडी नोज? प्रोस्टेट देखो, ये इसलिए होता है प्रोस्टेट ग्लैंड क्योंकि ये डक्ट सिंगल है, तो यूरिनेशन के टाइम पर यह इसका डोर बंद रखता है, स्पर्म का एंट्री नहीं हो सकता है। दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, दो फंक्शन है, एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शन है और दूसरा सिक्रीटरी फंक्शन है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन किया और उसका सिक्रीशन ऐड हुआ। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को मॉडिफाई भी करता है, कैप्सिएशन होता है वहां पर स्पर्म प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से, प्लस इसका स्ट्रक्चरल रोल क्या है, जब इस इजैकुलेशन हो रहा होता है तो उस समय प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपका यूरिनरी जो ट्रैक है उसका जो ओपनिंग है उसको क्लोज रखता है। क्यों क्लोज रखता है, क्योंकि यूरिन इज एसिडिक इन नेचर। आप लोग सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो स्पर्म को हेल्दी रहने के लिए, टू बी फंक्शनल, इट इज रिक्वायर्ड दैट एल्कलाइन एनवायरमेंट इज मेंटेन्ड। स्पर्म सीमेन जो है वो अल्कलाइन एनवायरमेंट, अल्कलाइन इन नेचर होता है। एसिडिक मिलेगा तो वो मर जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा सीमेन स्पर्म। तो अब यूरिन जो है वो है आपका एसिडिक, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा एल्कलाइन एनवायरनमेंट को, उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो ड्यूरिंग इजैकुलेशन here there is a sphincter inside the prostate gland is present which closes the opening of urinary tract. तो जिस समय इजैकुलेशन हो रहा और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स, दिस लाइन इज क्लियर, यहां से ये आया, ये दिस लाइन इज क्लियर। ठीक है, बट हमेशा तो
ये ओपन रहेगा नहीं, ठीक है। जब इजैकुलेशन बंद हो जाएगा तब ये वाला क्लोज हो जाएगा और ये लाइन क्लियर हो जाएगा। तो इसी चीज में डिफेक्ट होने की वजह से कभी कभी नाइट फॉल हो जाता है। अगर ये बंद नहीं होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में डिफेक्ट होने की वजह से अगर ये क्लोज नहीं करेगा, देन स्टोर्ड स्पर्म हियर विल स्टार्ट मूविंग एंड कमिंग आउट इन द यूरिनरी ट्रैक। और वो स्पर्म क्या होगा, जब इसमें आएगा तो वो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से एसिडिक है। तो वह रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए उसको बचाने के लिए ये रेस्टिंग टाइम में इसको बंद करके रखता है, इसको चालू करके रखता है, एंड जब नहीं रहता है तो इसको बंद करके रखता है, इसको चालू करके रखता है। दूसरा काम क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का, सिक्रीशन। 20 to 25% एडिशन सिक्रीशन का इससे हो गया। क्लियर है? देखो ये एक Yes, sir. लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू में देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये दिख रहा है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड लेटरल व्यू में, ठीक है। इपिडिडाइमिस वास डिफरेंस इज कनेक्टेड सेमिनिफेरस वेसिकल, नाउ इट इज जॉइनिंग द यूरिनरी ट्यूब, फिर यहां से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। अब आगे चलो, ये हो गया। तो अब कहने का मतलब है कि टेस्टिस, ये इतना क्यों समझा है, इसलिए समझा है क्योंकि इसका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है। तो सीमेन को आप तब तक नहीं समझोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस आप समझ जाओगे टेस्टिस के अंदर हो रहा है, लेकिन सीमेन को कैसे समझोगे? सीमेन को समझने के लिए आपको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखना होगा। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है बताइए आप लोग। अभी हम डिस्कस किए, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनी वेसिकल है, यस सर। एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन जो है, और भी होते हैं छोटे, लेकिन ये तीन मेन है, ये तीनों को याद रखिएगा। सो अब क्या है, स्पर्मेट एक पार्ट इन स्पर्मिएशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्मेटा फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू। सो अब यहां से इसके ट्रांसपोर्ट और फर्टिलाइजेशन के आधार पर देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बॉडी से अगर बाहर हो रहा है, बॉडी कैविटी से बाहर, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इफ द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी कैविटी के अंदर है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फॉर एग्जांपल फिश, फ्रॉग, ठीक है, आर फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड देयर मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव अडेप्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देख लेते हैं शॉर्ट में, थोड़ा एक्सटर्नल देख लेते हैं, मेन तो हम लोग इंटरनल देखेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। द एनिमल्स विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव सिंपल टाइप ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब चूंकि आप लॉजिक देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो उसमें एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ज्यादा रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन साइक्लोस्टोम्स द मेल जेनाइटल डक्ट आर अब्सेंट। पूरा का पूरा मेल जेनाइटल डक्ट ही अब्सेंट है, यानी भास डिफरेंस है ही नहीं। Therefore the mature spermatozoa are discharged in the coelomic cavity। अब भास डिफरेंस नहीं होगा तो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां जाएगा, डायरेक्ट सीलोमिक कैविटी, यानी बॉडी के कैविटी को, यानी शरीर के अंदर जो खाली जगह है उसी में गिर गया। एंड from there these pass towards the posterior side and to be emerge out by the two abdominal pores। तो posterior side में जाकर के दो को कोई छेद है उससे बाहर निकल गया। एकदम सिंपल टाइप का है इसमें, ठीक है। टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म निकला, बॉडी कैविटी में गिर गया, और बॉडी कैविटी में दो को छेद था उससे बाहर निकल गया, और फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ क्योंकि एग भी बाहर निकल के आया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये इंश्योर कौन करता है, एग इंश्योर करता है, एग का पोजीशन। अगर एग को भी बाहर रख देगा तो फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, जैसे फ्रॉग में, फिश में। बट इन ह्यूमंस एग आर इनसाइड द बॉडी, सो फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल। इन सम टिलोस्ट, टिलोस्ट जानते हो, टिलोस्ट फिश का टाइप है। कौन सा फिश होता है टिलियोस्ट, एनीबॉडी कोई रिकॉल कर सकता है? बीएससी में नहीं पढ़े थे?
बेसिकली टीलोस आर द कार्टिलेजिनस फीसेस, ठीक है। तो ये टीलियोस्ट है, टीलियोस्ट फीसेस, और क्लास है एक्टिनोप्टेरिगी, रे फिन्ड फीसेस। एंड एन्यूरन एम्फीबियंस, एन्यूरन एम्फीबियन, एन्यूरा भी जो है ऑर्डर है एक्चुअली एम्फीबिया का, जिसमें फ्रॉग है, टोड है, ठीक है। In some teleost fishes and annular amphibians like frogs and toads, the mature spermatozoa from the seminiferous tubules are collected by thin-walled tubules called vasa efferentia, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भासा एफ्रेंसिया थिन वॉल ट्यूब्यूल में कलेक्ट होता है, दिखाए थे उसी टाइप का है। एंड कन्वेड टू द मीसोनेफ्रिक डक्ट, तो यहां पर है मीसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। ये क्या है? मीसोनेफ्रिक डक्ट किडनी से निकल के आया, उसमें हमारे में क्या है? यही है। हमारे में क्या होता है? ये वाला जो डक्ट है, यूरिनरी डक्ट, ये डक्ट, इसको म्यूसिनोफ्रिक डक्ट बोला है। उसमें आ गया। ठीक है। तो म्यूसिनोफ्रिक डक्ट में भासा एफ्रेंसिया ओपन होता है एंड यूरिनोजेनाइटल साइनस, यूरिनोजेनाइटल साइनस मतलब यूरिनोजेनाइटल साइनस, साइनस मतलब ओपन स्पेस, यूरिनोजेनाइटल का ओपन स्पेस है inside the body in telos fishes and in the cloaca in frogs and toads. telos fishes में होता है यूरिनोजेनाइटल साइनस, यूरिनोजेनाइटल साइनस में डायरेक्ट मीसोनेफ्रिक डक्ट ओपन होता है, ठीक है। फ्रॉग और टोड में यूरिनोजेनाइटल साइनस की जगह क्लोका बोलते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, यही बाद में इन फ्रॉग एंड टोड, ठीक है। The sperms released from the testes of these animals can fertilize the ovum directly. तो जब बाहर आ गया स्पर्म, और ओवा भी इसी क्लोका से बाहर आ गया, स्पर्म भी इसी क्लोका से बाहर आ गया, मेल और फीमेल में, तो फर्टिलाइजेशन उनका बाहर होता है डायरेक्ट। Therefore, sperms are never stored in accessory reproductive organs. इसीलिए वहां पर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का रोल कम हो जाता है, क्योंकि वहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं। Now coming to the male accessory reproductive organs for internal fertilization, ऑलरेडी बता चुके हैं, ये फिगर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इलास्मो ब्रांच फिशेज, ये कार्टिलेजिनस फिशेज है। Reptiles, birds and mammals have entirely different and complex reproductive organs as the gametic union occurs within the maternal body. Clear? In these animals, the spermatozoa are collected by vasa efferentia, which convey them to the main reproductive duct, the vasa deferens. बता चुके हैं। The anterior portion of the vas deferens becomes greatly convoluted to form a compact oval body. Anterior portion of the vas deferens, ये पूरा vas deferens है, यहां से लेकर के यहां तक, इसी का एंटीरियर पोर्शन, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये एंटीरियर पोर्शन, ये जो दिख रहा है, इसको एंटीरियर पोर्शन बोला है। ये जो है ये कंडेंस हो गया, कॉन्वुलेटेड हो गया टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट ओवल बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड एज इपिडिडाइमिस। ये हो गया इपिडिडाइमिस। सो इपिडिडाइमिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वासा डिफरेंस। द नॉन मोटाइल इमेच्योर स्पर्म्स आर कलेक्टेड इन द एंटीरियर हेड रीजन। यहां पर जो स्पर्म कलेक्ट हुआ है वह नॉन मोटाइल है, एंटीरियर हेड रीजन यानी कैपुट यहां कलेक्ट होता है, यहां से कलेक्ट हुआ, यहां जमा हुआ, फिर पास होगा, then pass to the body region for further maturation, and finally into the tail region where it acquires the motile function and ready for release when the stimulus is given. Stimulus is given, space is, ठीक है। Stimulus is given मतलब जब sexual arousal होगा उसका। In epididymis, the maturation and storage of sperms takes place. बस पूरे epididymis का काम क्या है? Maturation and storage. Maturation कहाँ हो रहा है? यहां से लेकर के यहां तक टेल रीजन में स्टोरेज हो रहा है। मैचुरेशन कहाँ हो रहा है? कैपुट रीजन में और कॉर्पस रीजन में, और टेल रीजन में स्टोरेज हो रहा है। The posterior portion of the vas deferens empties into the urinogenital sinus called male urethra. क्लियर है? मेल यूरेथ्रा,
ये हो गया मेल यूरेथ्रा, दोनों ओपन हो रहे हैं। In some animals, each vas deferens gives out pouch-like hollow glands called seminal vesicles. बहुत इंपॉर्टेंट है ये seminal vesicles और vesicular glands इसको बोलते हैं। 75% secretion यहीं से आता है, seminal vesicles. In most vertebrates, the seminal vesicles serve as sperm storage organ during breeding season. तो ब्रीडर्स में सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर होता है। चूंकि हम लोग नॉन ब्रीडर्स हैं, ह्यूमंस आर नॉन ब्रीडर्स, तो वहां पर स्टोरेज जो है वो आपका एपिडिडाइमिस में होता है। लेकिन ब्रीडर्स में स्टोरेज का फंक्शन जो है ड्यूरिंग दो सर्टेन मंथ्स, स्पेशल मंथ्स, वह कहाँ हो रहा है? सेमिनल वेसिकल्स में। इन मेटाथेरियन यूथेरियंस, ये मैमल्स का है ऑर्डर, आर ऑल्सो फाउंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड याद रख लो, प्रोस्टेट ग्लैंड को ही काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कॉपर्स ग्लैंड तो कंफ्यूज नहीं होना, समझना प्रोस्टेट ग्लैंड ही है। इन मैन द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स ए मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड व्हिच मेक्स अप द सेमिनल फ्लूइड। तो यहां से भी मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड होता है। in man, seminal vesicle produce a liquid material containing fructose, minerals, and large quantities of prostaglandins and fibrinogen. Prostaglandins प्रोटीन है ना। फाइब्रिनोजेन क्या है? ये भी प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन क्यों आएगा इसमें भैया, पूछ सकते हो तुम लोग। क्योंकि फाइब्रिनोजेन तो ब्लड में मिलता है, और फाइब्रिनोजेन की वजह से ही ब्लड जो है कोगुलेट होता है ना। तो ब्लड जब कोगुलेट होता है तो आप जानते हो कि फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट्स इनटू द फाइब्रिन। तो यहां पर इस इजेकुलेशन के बाद भी, इस इजेकुलेशन के बाद जो सीमेन निकलता है, दैट सीमेन आगे है इसमें टॉपिक कहीं कोगुलेशन का, दैट इज इन द कोगुलेटेड फॉर्म फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। थोड़ी देर के लिए वो कोगुलेटेड होता है, मतलब इट्स लाइक ए थक्का टाइप, क्योंकि उसमें आपका फाइब्रिनोजेन, क्यों उसको, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट स्पर्म टू बिकम ए प्लग लाइक स्ट्रक्चर और कोगुलेटेड, क्योंकि उसमें फंस के फाइबर्स में फंस करके स्पर्म जो है इधर उधर जाएगा नहीं, दैट विल माइग्रेट इन ए यूनिडायरेक्शनली, वो माइग्रेट करेगा, ठीक है, दैट इज व्हाई। और उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कुछ देर के बाद वो फिर लिक्विडिफाई हो जाता है। अब रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट के बाद ये हो जाएगा, तो फिर से कनेक्ट हो जाना आप लोग। अभी कितना बज रहा है? 8 बज रहा है, अभी और क्लास होगा। इंट्रोमिटेंट और कोपुलेटरी ऑर्गन्स। तो अभी तक आप क्या देख रहे थे? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी एसेसरी ग्लैंड्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स भी कह सकते हो आप। क्या क्या थे? प्रोस्टेट था, सेमिनल वेसिकल था, है? ये सब थे। तो सिर्फ इतना सही काम नहीं चलेगा, कोपुलेटरी ऑर्गन की भी आवश्यकता है, जिसको इंट्रोमिटेंट ऑर्गन भी बोलते हैं। Invertebrates with internal fertilization, the male has developed intromittent or copulatory organs for introducing semen into the reproductive tract of the female. These organs are particularly characteristic of reptiles and mammals, what are lacking in most fishes, amphibians, and birds. A. Dot space. B. U. T. What are lacking in most fishes, amphibians? T are lacking in most fishes, amphibians, and birds.
इलास्मो ब्रांच यानी कार्टिलेजिनस फिश है ये। इंट्रोमिटेड ऑर्गन आर मॉडिफाइड इन पेल्विक फिन्स नोन एज क्लैस्पर्स। ये क्या है एक्चुअली? प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट का भी पहले तुम लोग अगर इवोल्यूशन पढ़े हो, याद हो तुम लोगों को, तो सबसे पहले वर्टिब्रेटा में यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, उसके बाद फिर आपका पाइसेज आया था। पाइसेज में ग्रैंथोस्माटा और आपका जॉ वाला फिश था। ठीक है, तो ये जो है इलास्मो ब्रांच सर जॉलेस फिशेस। तो सबसे पहले भी जो डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो दैट टाइम ओनली द इंट्रोमिटेंट ऑर्गन स्टार्टेड डेवलपिंग। और उस समय क्या था? दे वर इन द फॉर्म ऑफ द क्लैस्पर्स। दीज आर ग्रूव्ड डिजिटिफॉर्म अपेंडेजेस। डिजिटिफॉर्म मतलब डिजिटफॉर्म। डिजिटिफॉर्म उसको बोलते हैं, जैसे अपने फिंगर्स को अगर आप लोग देखोगे तो किसी के अगर पांचों उंगलियां अगर कट जाए, किसी की कट जाए, तो उस हाथ, उस पाम को क्या बोलेंगे? अनडिजिटाइज्ड। डिजिटिफॉर्म मतलब पांचों उंगलियां निकली हुई है, उंगलियां निकली हुई है, यानी डिजिटिफॉर्म। तो यहां पर ग्रूव्ड भी है, डिप्रेशन है, एंड डिजिटिफॉर्म उभार है, अपेंडेजेस लाइक। ठीक है, क्लैस्पर से, कहां पर? क्लैस्पर में। तो ये उभार है, डिजिटिफॉर्म है, अपेंडेजेस है, दैट आर इंसर्टेड इनटू द क्लोका। तो इंसर्ट करने के लिए कोई उभार तो चाहिए होगा। सो यही यहां पर एक उभार जैसा है, दैट इज इंसर्टेड इनटू द क्लोका ऑफ द फीमेल। In many teleost fishes, the anal fin is modified for the sperm transport. अब थोड़ा सा और इवोल्यूशन हो गया। इलास्मो ब्रांच उससे पहले का था, टिलियोस्ट उससे थोड़ा एडवांस्ड है। तो उसमें क्या हुआ? एनल फिन जो है वो मॉडिफाइड हो गया स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए, गोनोपोडियम। ठीक है, एंड स्नेक और लिजार्ड में क्या है? हैव ए पेयर ऑफ ग्रूव्ड सैक लाइक हेमीपेनिस। ठीक है, सैक मतलब समझते हो? गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। तो उसके एवरी ग्रेप्स को अगर हम होलो कर दे, अंदर से खाली कर दे, तो उसको सैक कह सकते हैं। तो ये सैक है, ग्रूव्ड एंड सैक लाइक हेमीपेनिस, लाइंग इन पॉकेट्स अंडर द स्किन बाय द साइड्स ऑफ क्लोका। क्लोका के अंदर वाले स्किन में वो छुपा रहता है, हेमीपेनिस, सैक लाइक। तो ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया उससे। These are everted for insertion into the cloaca of the female. After the sperm transfer, they become retracted. अब थोड़ा सा और इवोल्यूशन में आगे चलो। काम क्या है इस हेमीपेनिस का? इजैकुलेशन किया, स्पर्म ट्रांसफर किया, उसके बाद रिट्रैक्ट, वापिस हो गया। ठीक है, मेल टर्टल्स। ठीक है, मेल टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब थोड़ा सा और एडवांस हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो वहां पर क्या हो गया? पेनिस का डेवलपमेंट हुआ। ए फुल्ली फंक्शन एंड इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन। उससे पहले क्या था? सब छोटा छोटा रूडिमेंट्री फॉर्म में था, डेवलपमेंटल फॉर्म में था। क्लैस्पर है, गोनाडोपोडियम है, हेमीपेनिस है, एंड देन पेनिस व्हिच इज फुल्ली फॉर्म, एडवांस्ड हो गया। ये पढ़ लिए। ठीक है, नाउ mechanism of semination. In reptiles, birds and mammals, oozing of sperms and seminal fluid from the seminiferous tubules takes place due to accumulated pressure within the seminiferous tubules. मतलब कैसे हो इस सेमिनेशन की शुरुआत कैसे होगी? इजेकुलेशन की शुरुआत तो पहले लोअर में देखा गया, लोअर इंडिविजुअल में, या थोड़ा सा नीचे आप स्टार्टिंग से शुरू करोगे तो सबसे पहले आप क्या देख रहे थे कि जर्मिनल एपिथेलियम से डिवीजन हो रहा था, धीरे धीरे सेल आगे बढ़े। तो एक तो उसका इंटरनल प्रेशर हुआ, द प्रेशर फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड प्रेशर विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में डिवीजन हो रहा है, तो उसका इनसाइड द ल्यूमन। कौन है किया भाई? बोर हो गए क्या? मिष्टी वत्सा बोर हो रही है? एनीवे, सो उसका प्रेशर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, डिवीजन का प्रेशर। दैट प्रेशर डेवलप्स
फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल भी सिक्रीट कर रहा है अंदर में, तो उस प्रेशर की वजह से एंड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स आल्सो फ्रॉम द इंटरस्टिशियल टिश्यूज एंड द एडिशन ऑफ स्पर्म्स टू द कंटेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये तीनों मिला के जो प्रेशर जनरेट किया उससे आपका उससे जो है स्पर्म जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। द एक्यूमुलेटेड प्रेशर ऑफ सीमेन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ इफरेंट डक्ट्यूल्स ऑफ एपिडिडाइमिस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ वास डिफरेंस सर्व टू मूव द स्पर्म फॉरवर्ड। उसके बाद इतना हो स्पर्मेटिड, ये प्रेशर कहां तक है, स्पर्मेटिड तक का है, आगे बढ़ने का कहानी। स्पर्मेटिड जो मूव कर रहा है इस प्रेशर से मूव कर रहा है, स्पर्मेटिड से फिर आगे बढ़ने के बाद जो है उसके स्पर्म बनने तक का जो प्रेशर है, एक्यूमुलेटेड प्रेशर ऑफ सीमेन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये सीमेन का एक्यूमुलेटेड प्रेशर और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ इफेरेंट डक्ट्यूल्स ऑफ एपिडिडाइमिस, इफेरेंट डक्ट्यूल्स ऑफ एपिडिडाइमिस यानी एपिडिडाइमिस का एंटीरियर डक्ट्यूल्स जहां से इन हो रहा है वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसका, प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ वास डिफरेंस, तो ये तीनों का कंट्रीब्यूशन जो है, तीनों मिल करके दे सर्व टू मूव द स्पर्म फॉरवर्ड। द नर्वस स्टिमुलेशन, साइकोलॉजिकल स्टेट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड हॉर्मोन्स हैव ए डायरेक्ट रोल ऑन सेमिनेशन। तो ये तो हो गया आपका इंटरनल, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, नर्वस स्टिमुलस, यानी कुछ वो एक्साइटमेंट का चीज उसको हुआ, साइकोलॉजिकल स्टेट उसका मूड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगल बगल, मान लो कि कुछ अगल बगल गलत सलत हो रहा है या सही सही हो रहा है तो एनवायरमेंटल फैक्टर काम करेगा, हार्मोन, हार्मोन का लेवल कितना है उसमें, so these are the factors which have a direct effect on semination. In most aquatic animals the eggs and sperms are discharged in water at about the same time and a place. तो एक्वेटिक एनिमल जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर वहां पर एग का डिस्चार्ज और स्पर्म का डिस्चार्ज डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर होगा, सोचने की बात है, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर होगा तो वो पानी में, एक्वेटिक एनिमल है पानी में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है, तो अगर रिवर में हो रहा है तो स्पर्म और या एग के वाश अवे हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट हो जाएगा पानी में वो, अगर डिफरेंट टाइम पर होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस कम हो जाएगा, जो कि एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा उस एनिमल के लिए। तो क्या किया इन्होंने, अडेप्ट क्या हुआ, मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ, एग एंड स्पर्म दोनों एक ही साथ एक्साइट होते हैं and they discharge their eggs and sperms in water at about the same time and place, एक ही समय पर और एक ही जगह पर they discharge। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। their meeting is made possible by the large number of sex cells, sex cells मतलब गैमीट्स, तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट बहुत ही लार्ज अमाउंट पर एक ही जगह पर एक ही टाइम पर रिलीज कर दिए गए, जिसकी वजह से उनका मीटिंग जो है पॉसिबल हो गया। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स इंक्रीज द